वेलकम टू सैज शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा हुआ था कि हम स्टार्ट करेंगे CSIR नेट 2023 दिसंबर सेशन और MSc फर्स्ट सेम की तैयारी। ठीक है, तो जब हम तैयारी करते हैं तो आप सभी को पता होगा, हम टाइम को नहीं देखते हैं कि क्या समय हुआ है, कितने समय की वीडियो है, हमको वो उसका कोई मैटर नहीं है। देखो, मैंने जो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, अब भाई मुझे ये मालूम नहीं है कि टाइम क्या हुआ है या मैं कितनी देर तक लेक्चर लूँगा, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, बट मैंने ये कहा है कि मैं 13 चैप्टर जो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखे हैं, मैं 13 टॉपिक में कवर करूँगा। ठीक है, चाहे मुझे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, इससे मुझको कोई मैटर नहीं है और आई थिंक आपको भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार लगातार वीडियो देख रहे हो तो एक पूरी वीडियो को वॉच करना। ठीक है, और हो सके तो आपको 2 या 3 बार भी आप वीडियो देख सकते हो। एक बार यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा मैं, तो आप लगातार आप कितने बार आपकी मर्जी आप देख सकते हो। तो हम जिस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा व्हाट इज सेल। दूसरा टॉपिक हमारा होगा सेल थ्योरी, जो डिटेल में हम समझाएंगे। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ सेल क्या है, ठीक है, और इस कैसे सेल इवॉल्व हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। लिपिड बाइलेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बाइलेयर की क्या कंपोजिशन है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। लिपिड रेफ्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिसाइल और लिपोसोम्स की हम बात करेंगे। असिमेट्री क्या है बाइलेयर्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन कैसे होता है मॉलिक्यूल्स का, वो देखेंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कौन कौन सी, वो देखेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू मेम्ब्रेन क्या क्या है, यानी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस वगैरह वगैरह। हाइड्रोपाथी प्लॉट क्या है और मॉडल्स क्या हैं, जो वेरियस मॉडल दिए हैं साइंटिस्टों ने, वो क्या हैं। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी, यानी कल जो वीडियो आएगी, उसमें हम कवर करेंगे एंडोसाइटोसिस क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस क्या होते हैं, चैनल्स कौन से हैं, सोडियम चैनल्स, पोटाशियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स। बाकी जो ही हम लगातार हम सेल बायो का सिलेबस वो कवर कर रहे हैं, वो हर एक वीडियो आपको आते रहेगी। तो आज ये 13 चैप्टर टॉपिक ये सब कवर किए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहले सेल से। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपको सब कुछ सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेने, मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपके लिए। आपको बस लगातार ये आपको फुल वीडियो को देखना है। ठीक है, एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, आई थिंक आपको इतना दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनते रहना है। The great diversity of organisms are present on Earth. These organisms can be classified into the two broad categories: cellular organisms एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आप सभी को पता होगा, हम अर्थ की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हम क्लासिफाई करते हैं। पहला हम क्लासिफाई करते हैं कि सेल है, ठीक है, ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा हम करते हैं कि नॉन सेलुलर, कि सेल नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू 3 डिस्टिंक्ट डोमेन्स ऑफ लाइफ। दीज डोमेन्स आर बैक्टीरिया, आर्की यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आप इसको समरी को देखो। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म के दो टाइप की हमने, नॉन सेलुलर और सेलुलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखना, तो जो नॉन सेलुलर है वो हमारे पास है वायरसेस और बायोराइट्स। अब देखो, नॉन सेलुलर यानी इनका सेल नहीं है। अब वायरसेस तो आप सभी को पता होगा वायरसेस क्या होते हैं। अब बायोराइट्स क्या होते हैं, तो बायोराइट्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन कोज करते हैं। दैट कंसिस्ट ओनली नेक्ड आरएनए विदाउट एनी प्रोटेक्टिव लेयर सच एज प्रोटीन कोट एटसेट्रा। बायोराइट्स ओनली आरएनए होगा। ठीक है, इसके पास कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी, ओनली आरएनए प्रेजेंट होगा। और जब हम बात करते हैं वायरसेस की, तो वायरसेस के लिए हम बोल सकते हैं कि इनके पास क्या चीज़ है वायरसेस के लिए, तो वायरसेस के पास जो हम बोल सकते हैं आरएनए कंटेंट है। जैसे जो आरएनए कंटेंट है उसके बाहर ऐसे ऐसे आपकी प्रोटेक्टिव लेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, वायरसेस हो गए। और हम वायरस की बात करें तो वायरस के लिए ओनली आरएनए ही प्रेजेंट होगा, आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है यानी प्रोटीन कोटा वो प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद हम वायरसेस को आगे हम डिफाइन करते हैं कि डीएनए वायरसेस होगा या आरएनए का वायरस होगा। उसके बाद हम सेलुलर की बात करें तो सेलुलर में आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स के होते हैं जिसके पास हम डिफाइन करें बट एज प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर हम बोल सकते हैं नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस वो होता है जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम एक तरह से हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस वो होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड करती है। ओके, तो इस आधार पर हमने दो टाइप के किए हैं, एक किए हमने आर्कीए और हमने किए यू बैक्टीरिया। अब आपसे को पता होगा आर्कीए और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है।
नहीं पता तो मैं एक फोटो अपलोड करता हूँ, अभी आपको उसको देखना है, तब तक आप यूकैरियोट्स देख लो। तो यूकैरियोट्स क्या होता है, जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट है, विद ट्रू न्यूक्लियस, यानी उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर हमने यूकैरियोट्स को डिफाइन किया है यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर हमने बात की है प्रोटिस्ट्स, और मल्टी सेलुलर हमने बात की है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ से मैं आपको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस बताऊंगा। यदि आप NSCBM पढ़ते हैं, ये कहीं पर पढ़ते हैं, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टार्टिंग से ही, यदि आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो अपलोड करूँगा, काफ़ी अच्छा फोटो है, जिसमें आपको डिटेल्स में आपको पता लग जाएगा कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। ये फ़ोटो है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा सा हम कर लेते हैं भाई जूम इसको। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले यू बैक्टीरिया के जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो इस तरफ लिखे लेफ्ट हैंड साइड्स, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, और कैन नॉट सर्वाइव इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स सच एज हाई टेम्परेचर्स, हाई pH कंसनट्रेशंस, हाई सॉइल आउटपुट्स। जैसे जो ऑर्गेनिज्म, जो हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया, जो पेप्टाइडोग्लाइकन से बने होते हैं, जिनकी जिनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, हमारे पास दो चीज़ों से बना होता है, एक होता है नैग और एक होता है नैम। नैग की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, एन एसिटाइन ग्लूकासीमाइन, और नैम नैग और नैम, नैम को होते हैं एन एसिटाइन म्यूरामिक एसिड। ये दो चीज़ें हैं, नैग और नैम से पेप्टाइडोग्लाइकन बना होता है, और इसकी जो बॉल है यू बैक्टीरिया की, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, जनरली प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जनरली प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन में, ठीक है, कहीं पर भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, बट हार्श कंडीशन में नहीं होंगे। हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो नो पेप्टाइडोग्लाइकन इन द सेल वॉल, मेन डिफरेंस कि इनकी हम बोल सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर नहीं होती है। दूसरी बात हम बात करें कि ये बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में रहते हैं, जैसे थर्मोफाइल्स होंगे, हेलोफिल्स होंगे, मिथेनोजन्स होंगे जो गट्स में होते हैं, मैमल्स के ह्यूमंस के गट में प्रेजेंट होंगे, या थर्मोफाइल्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, ये उनको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। अब दोनों में कॉमन बातें क्या हैं कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, न्यूक्लियस नहीं है, सिंगल सेल के होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आपके आगे मेन मेन डिफरेंस। उसके बाद हम नेक्स्ट हम देखें सेल में ही, तो आ गया था आपका व्हाट इज सेल। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ए सेल. It is an aqueous compartment bound by the cell membrane, which is capable of independent existence and performing the essential functions of life. The cellular organism consists of cell, and cellular organism may be unicellular or multicellular, जिससे मैंने आपको पहले बताया हुआ है. Unicellular organisms are made up of cell, only one cell, and they are simple organism and perform all the function in the single cell. ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं एडवांस से लेकर चला जाऊँगा। ये मैंने सिंपल सिंपल अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। ये था अभी सिंपल सेल की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम अगर हम इमेज उठाएं तो ये है आपकी, हम धीरे धीरे हम स्टार्ट ले जाएंगे आपको एडवांस तक, क्योंकि आप MSc की तैयारी कर रहे हो और आपको एडवांस तक ना लिया गया तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। BSc और आप सभी को पता होगा BSc हो गई आपकी, या आपने +2 तक आपने जितना हो सके आपने सिंपल पढ़ा है, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ यदि आपको MSc करनी है तो जितना डीप हो सके उतना डीप आपको जाना है। आई थिंक आपको पढ़ रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा तो कोई टेंशन मत लो, मैं नोट्स आपको दे दूंगा, आपको बस सुनते चलना है। सुनना क्या है, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ लूँ, ओके। द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर इन द नेचर. Multicellular organisms are made from more than one cell. They are complex organisms. तो स्टार्ट क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है कि सेल को डिस्कवर किसने किया है। तो इन दिस 1665 रॉबर्ट हुक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन द पीस ऑफ कॉर्क एंड आल्सो कॉइन्ड द वर्ड सेल. Word cell is derived from the Latin words cellula, which means small कंपार्टमेंट, ओके, छोटा सा कंपार्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेलुला, और छोटे से कंपार्टमेंट को हमने लैटिन वर्ड्स के अकॉर्डिंग बोल दी सेल भाई।
हुक पब्लिश हिज फाइंडिंग इन हिज फेमस वर्क माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया एक फेमस वर्क है जिसका रॉबर्ट हुक का, उसमें उसने पब्लिश कर दी सेल के बारे में। एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक था ओनली ऑब्जर्व द सेल वॉल बिकॉज कोर्क सेल आर डेड एंड विदाउट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। आप सभी को पता होगा जो कोर्क सेल होता है, कोर्क क्या चीज़ होती है, कोर्क जो पुराने समय में हम बोल सकते हैं बोटल्स होते हैं, बोतल के ढक्कन को या कैप को हम बोलते थे भाई, क्या बोलते थे हम, कोर्क बोलते थे। तो कोर्क के सेल वो तो डेड सेल होंगे, क्योंकि वो तो लकड़ी लकड़ी वो तो ऐसी लकड़ी की उनको हमने डेड किया हुआ है, ठीक है, वो खत्म हो चुकी है, वो तो लिविंग थोड़ी है वो। तो उसने हम बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ओनली डेड सेल देखे थे, यानी उसने सेल बॉल ही देखी थी, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं था। लेटर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटोन वैन लीeuwenhoek, was the first person to observe the living cells under the microscopes and name them animalcules। ठीक है, एनिमलक्यूल्स। ये एनिमलक्यूल्स जिसका हम बोलते हैं छोटा आदमी या छोटा एनिमल, उसको उसने नाम दिया। उस आधार पर हमने बोल दिया कि ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल। ओके, लेटर यहाँ पर आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस है, बहुत जैसा कॉमन जैसा डिफरेंस है, और मे बी ये आपको थोड़ा स्ट्रेस में डाल सकता है कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस है। तो साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर देखो ये आपका पूरा सेल है, मान लीजिए ये आपका पूरा सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर आपका ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब सेल और ये बाहर वाली लेयर क्या होती है, सेल बॉल होती है, आप सभी को पता होगा, ये जो बाहर वाली लेयर है आपकी ये सेल बॉल है, ठीक है, और जो अंदर वाली है ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस और सेल बॉल के बीच में जितना भी ये जो मैं यहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ ये आपका साइटोप्लाज्म है। क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म है। अगर साइटोप्लाज्म में से सारे ऑर्गेनेलिज्म में बाहर निकाल दूं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जाई बॉडी, पेरोक्सिसोम्स, जो भी आपके ऑर्गेनेलिज्म हैं उनको मैं बाहर निकाल दूं और ओनली मैं लिक्विड मटेरियल को ही अंदर छोड़ूं, तो उसको बोलते हैं साइटोसोल। तो आपको समझ गए होगा साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस। साइटोसोल ओनली साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी ओनली द्रव लिक्विड मटेरियल। बट अगर साइटोसोल्स में हम ऑर्गेनेलिज्म अभी कंसर्न कर लें तो हम उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, सिंपल। उसके आप नेटर आप लेके चलो तो सेल थ्योरी का क्या सीन है, सेल थ्योरी भी एक बार हम देख लेते हैं। सेल थ्योरी 1839 एक साइंटिस्ट थे सिक्लेडन, ओके, थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं, Sickledon, a German botanist, and Sackman, a British zoologist, lead to develops the cell theory or cell doctrine. According to this theory, all the living things are made up of cells, and cell is the basic structure and function unit of life. सिंपल बात कही उसने कि सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो सेल जो बना हुआ है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, सिंपल उसने ऐसी बात कही है। लेटर एक साइंटिस्ट आया 1855 ईस्वी में, यानी 1855 में, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने कहा था, एक एक्सटेंशन दी उन्होंने सेल थ्योरी की या सेल डॉक्ट्राइन की, उसमें उन्होंने कहा कि सारा जो सेल्स है हमारा लिविंग सेल्स है वो अराइज करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला सेलुला, यानी जो भी हमारे लिविंग सेल्स हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, ठीक है। इन्होंने एविडेंस भी दिए इसके रिगार्डिंग। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि सेल थ्योरी होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकले सेल थ्योरी के, जो ड्रॉबैक्स आपको लिखना जरूरी है। यदि आपको पेपर में आ गया, राइट डाउन द सेल थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस, ये ड्रॉबैक्स। तो लिमिटेशंस ड्रॉबैक्स में आप क्या लिखोगे, सेल थ्योरी में आपको मैंने बता दिया है, आप लिखोगे पहली लाइन की ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि सेलुलर ओमनिस सेलुला इज सेलुला, कि सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। पर ड्रॉबैक्स क्या है, पहला ड्रॉबैक आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक्स, या हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स डोंट हैव एन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हैंस सेल थ्योरी फेल्स इन द केस एज वेल। सेल थ्योरी कहती है कि एक वेल डिफाइंड और न्यूक्लियस होना चाहिए, बट जो प्रोकैरियोट्स है वहाँ पर वेल डिफाइंड हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा हम बोलें तो दूसरा जो हम बोलते हैं ड्रॉबैक्स है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू दी सेल थ्योरी, कि जो वायरसेस होते हैं, जो वायरसेस आप सभी को पता होगा, जो हम एक प्रोटीन कोड से बने होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेल ईच सेल हैज़ बीन न्यूक्लियस बट स्पेसिफिक सेल लाइक
टेपल सेल्स, ठीक है। टेप्टल सेल्स कौन से सेल होते हैं? जो आपके टैप्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो आपके टैप्टम में माइक्रोस्पोरोसाइट्स, आपने सुना होगा बर्ड्स, माइक्रोस्पोरोसाइट्स एंड पोलन मदर सेल्स, इनको नर्समेंट करने का काम करता है, ठीक है। और वो कैसे होते हैं? वो सेलोनोसिस्टिक होते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सेल है, ठीक है, बनाता हूँ इधर। एक सेल है, मान लीजिए सेल है, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सेल है। और इसमें हम बोल सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि उनके पास एक न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? एक न्यूक्लियस होता है। बट टैप्टल सेल की मैं बात करूं तो टैपिटल सेल्स के होते हैं जो टैप्टम, एक टैप्टम आप सभी को पता होगा, जो जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और जो प्लांट्स के एंथर में प्रेजेंट होती है, और वो हेल्प करती है माइक्रोस्पोरोसाइट्स की नर्समेंट में और मदर सेल की नर्समेंट्स में। तो उसमें सोलनोसिस्टिन होता है, यानी उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और ये चीज़ भाई उन्होंने कहा थी, किसने कही थी? ये चीज़ कहा था कि न्यूक्लियस एक ही होगा, बट एक्चुअली बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेजेस भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी होते हैं। तो हमने ये बात कर लिया है कि ये भी एक ड्रॉबैक्स है। दूसरी बात हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द एवरी सेल, बट ह्यूमन आर वीसीज एंड सीव्स ट्यूब्स दैट डोंट हैव एन न्यूक्लियस। ओके, तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है कि जो आरबीसी होते हैं वहाँ पर आपके सीव ट्यूब होते हैं, आरबीसी होते हैं, वहाँ पर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है। बाकी जो मेन ड्रॉबैक्स इसका था वो यही था, ये वाला, वायरसेस वाला, कि ऑल द लिविंग सेल्स, ठीक है, और सच एज वायरसेस डोंट ओबे द सेल थ्योरी। वायरसेस जो वो फॉलो नहीं करते थे, उनके पास डेफिनेट सेल ही प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो ये बात होगी है सेल थ्योरी की। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, धीरे धीरे हम जाएंगे एडवांस की तरफ। अब ये सिंपल चीज़ें थी, आपने पढ़ी है ग्रेजुएशन में, आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं, बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये, इसको मैं यहाँ से करता हूँ भाई थोड़ा सा जूम। तो ये आपका इवोल्यूशन है, क्या चीज़ आपका इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन में क्या आपका आएगा? तो ओरिजिन ऑफ सेल वाज most important step in the evolution of earth. Evolution of cell refers to the evolutionary origin and subsequent evolutionary dependent of cells. The study of cells origin primarily includes into the question how cell becomes individual unit, separate from the external environment and capable of generating the energy. The earliest cell probably arose about 3.5 billion years ago. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चाहे आप CSIR की नेट की तैयारी करो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो एक सेल, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सेल कब ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। एक आपको एक एक्सपेक्टेड, हम बोल सकते हैं एक प्रिडिक्शन की दी हुई है कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो सेल आया है, ओके। और जो मोस्टली पुराने जो सेल थे वो कीमो ऑटोट्रोप्स थे, ओके। उसके बाद लेटर हम बोल सकते हैं कि ऑटोट्रोप्स, हिटोट्रोप्स वगैरह वगैरह आए। तो कीमो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? तो कीमो ऑटोट्रोप्स ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, ईदर organic or inorganic. Oxidation means a process by which the carbon atom gain bond to the more electronegative element, mostly oxygen. ये हम बोला जा रहा है कि जो कार्बन है वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, किसके साथ बनाएगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, मोस्टली जो ऑक्सीजन है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मीन है? यहाँ मैंने बोला है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि द मोर स्ट्रॉन्गली दैट एलिमेंट अट्रैक्ट दिस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मोस्ट, हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्ट्रॉन्गली वो बॉन्ड बनाएगा। और जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है, तो ये थोड़ा सा सेल के बारे में भी चला हुआ है, धीरे धीरे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चलते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आप, हम पहुँचे इधर तक, ये, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी, यदि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको स्टार्टिंग से पढ़ना तो बेसिक आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक एक पेज और रह गया, एक सेकंड, एक सेकंड मैं पेज एक और ले लूँ, वो इससे अगले वाला पेज आइए,
ये टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है, टेलीग्राम इसका कोई इशू नहीं, आप टेलीग्राम चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये भाई लिपिड्स बाइलेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारी यही बात आती है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन बनता ना ये कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से बनी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो चीज़ों से बनी हुई है। पहली चीज़ इसमें क्या है, लिपिड्स हैं। क्या चीज़ हैं, लिपिड्स हैं पहली। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें भाई प्रोटीन्स है, पहली चीज़ इसमें लिपिड्स हैं। तो हम पहले लिपिड्स को डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रोटीन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिपिड में क्या क्या आएगा, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिपिड बाइलेयर। The bilayer is composed of the two leaflets of amphipathic lipid molecules who wears head group of the contact with the intra and extracellular aqueous and whereas non-polar tails face to each other। यहाँ बोला जा रहा है कि जो लिपिड मोलिक्यूल्स है उसके पास दो रीजन है। पहला जो रीजन है वो है हाइड्रोफिलिक पोलर हेड रीजन्स, और दूसरा जो रीजन है वो है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल रीजन। आप सभी को पता होगा जो हेड रीजन होगा वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी उसकी जो अफेक्शन होती है वो वाटर के साथ काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी वो वाटर के साथ हम तो लविंग है, वाटर लविंग है वो, ओके। और जो हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक वर्ड होता है डरना, ठीक है। तो फोबिक यानी वो पानी से डरता है, पानी के साथ वो हेट करता है, पानी से वो फेयरलेस है, ठीक है, फेयरलेस नहीं है, फेयर है, फियरली है, वो पानी से डरता है वो। तो जो दो टेल रीजन है, जिसकी टेल्स है, फैटी एसिड की टेल है, वो आपकी कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। और जो हेड रीजन है वो आपका हाइड्रोफिलिक है। तो आप समझ रहे हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है चीज़ें। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं और जूम कर दूँगा, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर देखो आप, ये आपको हेड रीजन पर क्या दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, फॉस्फोर दिख रहा है, ग्लिसरॉल दिख रहा है और फैटी एसिड दिख रहा है। आपको घबराना नहीं है, ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको डिटेल बात समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखो, अपार्ट फ्रॉम द हाइड्रोफोबिक फोर्स वैन वाल फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन, एक सेकंड, interactions polar head regions water molecules are lipid present to the lipid bilayers are broadly classified into three classes: phospholipids, glycolipids and sterol। अब ये क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको समझाया है कि हेड रीजन है वो कैसा है भाई, हाइड्रोफिलिक है। और जो पूरा हमारा जो लिपिड मोलिक्यूल्स हैं वो किस चीज़ से बना होता है, लिपिड बाइलेयर किस किस से बना होता है, यानी टाइप्स कौन कौन से लिपिड के, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है फोस्फोलिपिड्स, कौन सा आपको याद रखना है, फोस्फोलिपिड्स। दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स, तो यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, आपको अच्छा रहेगा ऐसे, इसको रहने दे इधर ही। तो पहला जो है आपका वो आपका फोस्फोलिपिड्स, राइटिंग वगैरह देख लेना अच्छी नहीं है, फोस्फोलिपिड्स। लिपिड्स, एक सेकंड फोस्फोलिपिड्स यार कैसे, सॉरी फॉर इंटरप्शंस। हमने तीन चीज़ें पढ़नी हैं कि जो लिपिड बाइलेयर्स है वो किसका बना हुआ था। तो पहली चीज़ इसका है फोस्फोलिपिड्स, दूसरी चीज़ इसमें ग्लाइकोलिपिड्स और तीसरी चीज़ इसमें स्ट्रॉयल है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरॉयल। तो सबसे पहले हम पहले से स्टार्ट करते हैं फोस्फोलिपिड्स से, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे भाई फोस्फोलिपिड्स से, देन हम ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ेंगे, फिर हम स्टीरॉयल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आता क्या, ठीक है, एक सेकंड, इसमें आता क्या क्या फोस्फोलिपिड्स में। तो फोस्फोलिपिड्स आर मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट एंड अल्कोहल, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, फोस्फेट्स एंड अल्कोहल अटैच टू द फोस्फेट। यहाँ पर देखो आप, ये एक फोस्फोलिपिड्स का एक डायग्राम है जिसमें आप सबसे पहले देख सकते हो ऊपर में क्या है, हमारे पास एक अल्कोहल है। अल्कोहल किसके साथ अटैच है, फोस्फेट के साथ अटैच है। फोस्फेट किसके साथ अटैच है, ग्लिसरॉल के साथ अटैच है। और ग्लिसरॉल किसके साथ अटैच है, दो फैटी एसिड की चेन के साथ अटैच है, ठीक है। तो सिंपल ये स्ट्रक्चर है भाई, एक हम बोल सकते हैं फोस्फोलिपिड का।
ठीक है। एक फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर मैं दोबारा बता देता हूँ। फोस्फोलिपिड्स आर मेड ऑफ 4 कंपोनेंट एंड अल्कोहल, जो अल्कोहल ग्लिसरॉल भी हो सकता है और स्पिंगोसाइन भी हो सकता है। साथ में फैटी एसिड की चेन्स हैं, अल्कोहल अटैच है, और उसके बाद हम बोल सकते हैं फोस्फेट का मॉलिक्यूल्स अटैच है। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं द फैटी एसिड कंपोनेंट आर हाइड्रोफोबिक। हमने पढ़ा है कि जो फैटी एसिड की चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वेयर एज द रिमाइंडर ऑफ द मोलिक्यूल्स आर द हाइड्रोफिलिक। और बाकी जितना भी रीजन बच गया यानी ग्लिसरॉल, फोस्फेट और अल्कोहल, ये हेड रीजन में है, और ये आपके 2 टाइप के होते हैं। तो हमने कहा है कि सबसे पहले जो लिपिड का बाई लेयर मोलिक्यूल्स है वो बना होता है 3 टाइप ऑफ प्रोटीन लिपिड से। पहला होता है फोस्फोलिपिड, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड्स, और तीसरा होता है स्ट्रोल। फोस्फोलिपिड्स में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हमने कहा कि जो फोस्फोलिपिड है वो फर्दर क्लासीफाई हुआ है 2 टाइप्स में, एक है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स और दूसरा आपका है स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स। उसके बारे में देख लेते हैं। हमने बात की 2 की, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की किसकी, हमने देखा होगा हमने कि वो क्या चीज़ है, फोस्फोलिपिड है कि ग्लाइकोलिपिड है कि स्टेरॉयल है, हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो फोस्फोलिपिड है वो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है, स्पिंगोफोस्फोलिपिड है, या हम बोल सकते हैं कुछ और है। ठीक है। तो अभी तक हमने ये किया है। ठीक है। तो एक यहाँ पर बहुत अच्छा डायग्राम था आपका ये वाला। ठीक है। इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये एक पूरा फोस्फोलिपिड है। इसमें सबसे पहले हेड रीजन में आपको क्या दिख रहा है, हेड रीजन में आपको एक कोलिन दिख रहा है। कोलिन एक आपका अल्कोहल है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद आपको फोस्फेट दिख रहा है, फिर ग्लिसरॉल दिख रहा है। उसके बाद 2 यहाँ पर फैटी एसिड की आपको चेन दिख रही है। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको कहा कि वहाँ पर अल्कोहल प्रेजेंट होगा। अल्कोहल कौन सा है, कोलिन है। इधर कुछ भी हो सकता है, कोलिन भी हो सकता है, कोई अमाइनो ग्रुप भी लगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक फोस्फेट का ग्रुप लगा होगा, फोस्फोलिपिड है ये, तो फोस्फेट का ग्रुप लगा है, ग्लिसरॉल लगा हुआ है। ठीक है। और ग्लिसरॉल के साथ यहाँ पर 2 फैटी एसिड की चेन लगी हुई है। यहाँ पर आपको एक किंक दिख रहा है, इसको बोलते हैं भाई किंक। ठीक है। ये जो आपका लगा हुआ है ये किंक है। ये किंक क्यों आया है, ठीक है। तो ये किंक इसलिए आया है कि आप सभी को पता होगा जो लिपिड की बाइलेयर है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, सिस डबल बॉन्ड। तो सिस डबल बॉन्ड की वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो गया है, और बेंड होने की वजह से ये अच्छे से पैक नहीं होता है, और आगे जाके ये असिमेट्री प्रोवाइड करता है। मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे जाके। अभी आपको सिंपली पढ़ना है कि लिपिड बायोमोलिक्यूल्स किसका बना हुआ है। तो फोस्फोलिपिड की मैंने बात की है, फोस्फोलिपिड की मैंने बात की है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड और स्पिंगोफोस्फोलिपिड। अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड और स्पिंगोफोस्फोलिपिड के बारे में। तो ये है फोटो, नेक्स्ट बढ़ाओ। इसमें आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पर ओवरव्यू भी दिया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। स्पिंगोफोस्फोलिपिड, आप देखो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड और स्पिंगोफोस्फोलिपिड में क्या डिफरेंस है। तो पहला है कि जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है कंटेन द ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, फोस्फेट एंड अल्कोहल। अल्कोहल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फोस्फोग्लिसराइड को हम ग्लिसरोफोस्फोलिपिड कहते हैं। मोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द अल्कोहल लिंक विद फोस्फेट ग्रुप। ठीक है। अब ग्लिसरोफोस्फोलिपिड एंड स्पिंगोफोस्फोलिपिड में ओनली सिंगल डिफरेंस है कि स्पिंगोफोस्फोलिपिड में जो आपका जो अल्कोहल है वो स्पिंगोसिन होगा। ठीक है, स्पिंगोसाइन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, स्पिंगोसाइन। और ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में आपका जो अल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल होगा। बस ओनली यही डिफरेंस है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में आपका जो अल्कोहल होगा हम वो होगा ग्लिसरॉल, और स्पिंगो फोस्फोलिपिड में स्पिंगोसाइन होगा। ठीक है। उसके बाद ग्लिसरोफोस्फोलिपिड को फर्दर यहाँ पर क्लासिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद फोस्फेट। फोस्फेट के साथ कौन सा अटैच है, यदि मान लीजिए फोस्फेट के साथ आपका कोलिन अटैच है तो हम उसको बोलते हैं फोस्फेटाइडल कोलिन। ठीक है, फोस्फेटाइडल कोलिन। यदि कोलिन प्रेजेंट नहीं है, सेराइन अटैच, सेराइन एक अमाइनो एसिड है, तो हम बोलेंगे फोस्फेटाइडल सेराइन। मान लीजिए ये दोनों अटैच नहीं है, आपका कुछ और अटैच है यानी आइनोस्टॉल अटैच है, तो हम बोलेंगे फोस्फेटाइल आइनोस्टॉल। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्पिंगोफोस्फोलिपिड होता है वो कंटेन द अमाइनो अल्कोहल कॉल्ड एज स्पिंगोसाइन, मैंने आपको पहले कहा है, इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। अब स्पिंगोफोस्फोलिपिड में ये डिफरेंस है कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल था, स्पिंगोफोस्फोलिपिड में स्पिंगोसाइन है। सिंपल बात है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा इसमें।
यहाँ पर आप देखो ये भाई ओवरव्यू है। ओवरव्यू में देखो तो मैंने कहा आपको फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टेरॉयल। फोस्फोलिपिड में क्या है हमारे पास, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स मेजर होगा, और माइनर में क्या होगा, स्प्रिंगोफोस्फोलिपिड। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड क्या होता है, जहाँ पर अल्कोहल क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, बाकी जो चीज़ें वो प्रेजेंट एज इट इज रहेंगी, यानी फोस्फेट ग्रुप के साथ फैटी एसिड और फैटी एसिड के साथ हम बोल सकते हैं जो लॉन्ग चेन है, और साथ में जो फोस्फेट है उसके साथ कोई भी अल्कोहल या अमाइनो ग्रुप अटैच होगा। बट जो स्प्रिंगोफोस्फोलिपिड है सेम स्ट्रक्चर है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, बट यहाँ पर जो अल्कोहल अटैच है वो ग्लिसरॉल की जगह क्या होगा, स्प्रिंगोसाइन होगा। अब ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, अब ग्लाइकोलिपिड्स में आपको थोड़ा सा समझना है कि फोस्फोलिपिड में फोस्फेट ग्रुप होगा, बट ग्लाइकोलिपिड्स में कोई भी आपका फोस्फेट ग्रुप नहीं होगा। सिंपल आपका क्या होगा, एक फैटी एसिड की चेन होगी ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आप देखो दो आपके ऐसे ऐसे चेनें होंगी फैटी एसिड की, और आपका यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स लगा हुआ, इसके पास मैंने कहा कोई भी अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, यानी आपका कोई भी फोस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा। सिंपल यहाँ पर ग्लिसरॉल हो सकता है या फिर आपका स्पिंगोसाइनिन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके टेल है, और टेल के ऊपर यहाँ पर कोई भी आपका अमाइनो ग्रुप या कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर फोस्फेट नहीं होगा, बस बाकी सेम स्ट्रक्चर है। और यहाँ जो मोस्ट कॉमन ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन होते हैं स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तीसरा है स्टेरॉयल। स्टेरॉयल में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कोलेस्ट्रॉल। इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल के केस में कोलेस्ट्रॉल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉयल है, और इन केस ऑफ फंजाई वो है इरागोस्ट्रॉल, और इन केस ऑफ प्लांट वो है स्टिग्मास्ट्रॉल एंड सिटोस्ट्रॉल। ये दो चीज़ें आपके प्लांट के केस में होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखना, ये देखो तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या है, जस्ट लाइक फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स आर मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट और साथ में आपका ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो सिंपली ग्लाइकोलिपिड्स में कुछ नहीं है, ग्लाइकोलिपिड्स में आपका एक जो हेड रीजन है वहाँ पर फोस्फेट नहीं होगा, फोस्फेट की जगह आपका मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड जुड़ा होगा, तभी हम ग्लाइको बोले, ग्लाइको वर्ड मतलब ग्लूकोज से यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है। फोस्फेट की जगह क्या है इधर, मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड है। और जो मोस्ट कॉमन यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स वो है सेरिबोसाइड्स, और गैंग्लियोसाइड्स भी होते हैं, बस सेरिबोसाइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये आपको हो गया भाई सारा स्ट्रक्चर बाई लेयर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, बाई लेयर मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर बात खत्म हो चुकी है आपकी। एक ओवरव्यू लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो कि किस किस चीज़ के बने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखना है मैं किसके स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पर बताया है फोस्फेटाडाइल, कौन सा यहाँ पर फोस्फेटाडाइल इथालोमाइन है, फोस्फेटाडाइल सेराइन है, फोस्फेटाडाइल कोलिन है, और स्पिंगोमाइलिन है। ये आपको 4 स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोस्फेटाडाइल इथालोनमाइन क्या चीज़ है। सिंपल, ये किसके टाइप है आप बता सकते हो, ये टाइप आपके ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स के ही हैं, बट जो फोस्फेट है उसके साथ क्या अटैच है उसके बेस पर ये आपकी फैटी एसिड की चेन है। यहाँ पर आप देखना, ये आपकी फैटी एसिड की चेन है, ये आपका ग्लिसरॉल लगा हुआ है, ये आपका फोस्फेट लगा हुआ है, और ये आपका जो रेड कलर में लिख रहा है ये आपका क्या लगा हुआ है भाई, सिंपली मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपली आपका अटैच हुआ है यहाँ से आपका जो भी हम बोल सकते इथालोमाइन, ठीक है। जस्ट लाइक फोस्फेटाडाइल आइनोस्टॉल, जस्ट लाइक फोस्फेटाडाइल सेराइन, ये फोस्फेटाडाइल सेराइन है, ये फैटी एसिड की चेन है, ये आपका ग्लिसरॉल लगा हुआ है, ये आपका फोस्फेट मॉलिक्यूल से लगा हुआ है, और ये आपका जो ऊपर जाकर स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये सिंपली हमारा क्या चीज़ है, वो ये सिंपली हमारा क्या है, सेराइन ग्रुप लगा हुआ है, ये अमाइनो ग्रुप होता है सेराइन ग्रुप। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं फोस्फेटाडाइल कोलिन में, तो फोस्फेटाडाइल कोलिन ये देखो ये फैटी एसिड लगा हुआ है, ये ग्लिसरॉल है, ये फोस्फेट है, और फोस्फेट के साथ क्या अटैच हो हमारा कोलिन ग्रुप लगा हुआ है, ये कोलिन है, ठीक है। और ये भाई स्पिंगोमाइलिन है, ये इनका टाइप नहीं है, ये 3 आपके सेम है, और ये 4th वाला आपका स्पिंगोफोस्फोलिपिड का टाइप है जिसको बोलते हैं स्पिंगोमाइलिन। इसमें देखना, इसमें यहाँ पर देखो तो फैटी एसिड की चेन लगी हुई है, ठीक है। ये आपका ग्लिसरॉल नहीं है, इधर क्या था, ये इधर आपका ग्लिसरॉल था, इधर आपका ये जो चीज़ है ना ये स्पिंगोमाइलिन है, स्पिंगोसाइन सॉरी, ये स्पिंगोसाइन है ये, ठीक है, ये स्पिंगोसाइन है। ये आपका फोस्फेट मॉलिक्यूल लगा हुआ है, और फोस्फेट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये आपका लगा हुआ है माइलिन,
ठीक है, स्पिंगोमाइलिन या कोई भी कोलिन वगैरह कोई भी आपका यहाँ पर जुड़ सकता है, वो डिपेंड नहीं करता, ये यहाँ पर ऊपर कुछ भी जुड़ सकता है, बट नीचे यहाँ पर लगा हुआ है वो है स्पिंगो साइन, और यहाँ पर लगा है ग्लिसरॉल। ठीक है, या आप समझ गए होंगे, सिंपल बात है यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, हम नेक्स्ट में ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं एक टॉपिक बोल दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिपिड रैफ्ट्स क्या हैं? लिपिड रैफ्ट्स। अब देखो, लिपिड्स आर नॉट रैंडमली मिक्सड इन ईच लीफलेट ऑफ बाइलेयर। जो लिपिड है वो मिक्स नहीं होता लीफलेट के साथ, ओके। और सर्टेन लिपिड्स, पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये स्पिंगोलिपिड्स होंगे, ये आपके साथ एग्रीगेट हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, हमने डिस्कस कर लिया है स्टेरॉल के बारे में या स्पिंगोलिपिड्स के बारे में। ये जो दो एलिमेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड्स, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं माइक्रो डोमेन, और उन माइक्रो डोमेन को हम बोलते हैं लिपिड रैफ्ट्स हम बोलते हैं। द टर्म लिपिड रैफ्ट्स वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिनोट द डिटर्जेंट रेजिस्टेंस लिक्विड ordered phase that rich in cholesterol and glycosphingolipids। यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपका लिपिड रैफ्ट्स हैं वो छोटे छोटे डोमेन्स प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और ऐसे डोमेन हैं जो आपके डिटर्जेंट रेजिस्टेंस हैं, उन पर डिटर्जेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और साथ में ही उनके पास छोटे छोटे माइक्रो डोमेन हैं, और माइक्रो डोमेन के साथ उनके कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी हैं जिसको हम बोलते हैं रेफ्टोफिलिक प्रोटीन्स, और जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपकी प्रेजेंट होती है वो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट ऑफ द रेफ्ट्स। देखो, मैंने कहा है कि जो लिपिड रेफ्ट्स हैं वो क्या चीज़ है, यम मान लीजिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी दूसरी है, ठीक है, यहाँ पर ये देखो और यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि छोटे छोटे लिपिड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, या हम बोल सकते हैं माइक्रोडोमेन्स प्रेजेंट है, जिसको मतलब लिपिड रैफ्ट्स बोल रहे हैं, जो एग्रीगेट फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड्स की है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर वो प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं पूरी बाइलेयर में। ठीक है, अब वो साइटोसोलिक फेज के तरफ है या नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ है। मान लीजिए वो कहाँ पर प्रेजेंट है, नॉन साइटोसोलिक होता है कि ये साइटोप्लाज्म सारा अंदर, तो साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो उस प्रोटीन को हम बोलते हैं जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन। जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन यानी आपकी होती है ये ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स आइनोसिटोल, ठीक है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स आइनोसिटोल, ये आपकी बाहर तरफ होगी यानी नॉन साइटोसिलिक फेज की तरफ होगी, और जो दूसरी प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं पालमेटोलिक या पालमेटालेटेड प्रोटीन, वो आपके अंदर तरफ होती है यानी साइटोसिलिक फेज के, ये आपकी हो जाएगी कौन सी प्रोटीन जाएगी, पालमेटालेटेड प्रोटीन्स जो आपके अंदर तरफ होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो लिपिड रैफ्ट्स हैं वो भी आगे जाके दो टाइप के होते हैं, एक प्लेनर होता है और एक कैवियोले होता है। अब हम देखते हैं प्लेनर और कैवियोले में क्या डिफरेंस है। Inward curved or flask-shaped raft called as caveolae and are especially enriched in the caveolin proteins। मान लीजिए बाइलेयर है, और अब बाइलेयर में आपको यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर देखो ये बाइलेयर है, और यहाँ जैसे जैसे अंदर की तरफ ऐसे गोल गोल जैसे ऐसे बन चुका है, ठीक, अंदर की तरफ इनवार्ड फोल्डिंग हुई है, ये फ्लास्क शेप फोल्डिंग है, इनवार्ड फ्लास्क शेप फोल्डिंग, ऐसी फोल्डिंग है, इनवर्ट फास्फोस्फोर, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कैवियोले बोलते हैं, और इसके बाहर जार जो लगी होती है वो कैवियोलिन प्रोटीन लगी होती है। कौन सी प्रोटीन लगी होती है, कैवियोलिन प्रोटीन लगी होती है। ठीक है, और इनके पास कौन से डोमेन होंगे, कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग डोमेन होंगे, मैंने आपको पहले कहा है कि कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। ठीक है, और जो दूसरी है प्लेनर रैफ्ट्स हैं, प्लेनर रैफ्ट्स में आपके फ्लोटोलिन प्रोटीन होगी। कौन सी प्रोटीन होगी, फ्लोटोलिन प्रोटीन होगी, जो फाउंड होता है न्यूरॉन्स में जनरली प्रेजेंट होंगे, बस फ्लैट जैसे होंगे, अंदर की तरफ फ्लैट जैसे प्रेजेंट होंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्लैटोलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया आपके मिसाइल्स के बारे में, मिसाइल्स और लिपोसोम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर से आप समझाओगे, मैं बस स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा इसका। यहाँ पर देखो, थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको, यहाँ पर देखो, ये भाई मिसाइल्स है पहले वाला, दूसरे वाला लिपिड बाइलेयर है, और तीसरे वाला लिपोसोम्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिसाइल्स क्या हैं, लिपिड बाइलेयर क्या है, और लिपोसोम क्या है, और ये पढ़ना क्या चाहते हैं हम।
तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए सबसे पहले, एम्पीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली फॉर्म ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हेन एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द प्रिसाइज कंडीशंस एंड नेचर ऑफ द लिपिड्स। मान लीजिए कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल्स हमने वो वाटर में डाल दिया, हमने सेल में डाल दिया, कहीं पर हमने डाल दिया, तो वो अपनी शेप वो चेंज कर लेता है। वो शेप किस टाइप में चेंज करता है? वो 3 टाइप में अपनी शेप चेंज करता है, या वो मिसाइल बनाएगा, या वो लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में रहेगा, या वो लिपोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिसाइल क्या होता है। यहाँ पर आप सिंपल बात है, द लिपिड मोलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द टैपर्ड शेप्स फॉर्म ए स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स विच इज प्रेजेंट ऑन द सिंगल टाइप ऑफ फोस्फोलिपिड। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ओनली एक सिंगल ही लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ऐसे एक हेड रीजन है और ऐसे एक टेल रीजन है बस, और एक्स्ट्रा डबल या ट्रिपल लेयर नहीं है, सिंगल यहाँ पर फोस्फोलिपिड वो अरेंज हुआ है, ठीक है, एग्रीगेट हुआ है, उसको हम मिसल बोल रहे हैं, जिसका डायमीटर लेस देन 20 नैनोमीटर से कम है, ठीक है। और मिसल में एक खास चीज़ क्या है जो यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ इसमें, वो है आपकी कि जो मिसल्स में हाइड्रोफिलिक रीजन होता है वो बाहर की तरफ होता है। यहाँ पर देखो ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, और जितना भी आपका हाइड्रोफोबिक रीजन है, ठीक है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, जितना भी आपका यहाँ पर देखो हाइड्रोफोबिक रीजन है, ये आपको सभी को पता है टेल हाइड्रोफोबिक होती हैं, तो वो अंदर की तरफ होती हैं, स्फेरिकल शेप अंदर की तरफ होती हैं, और बाकी यहाँ पर हेड बाहर की तरफ होंगे, ठीक है, यहाँ पर हेड होंगे, और यहाँ पर सेंटर की तरफ सारे आपके हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट होंगी, ओके, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं नेक्स्ट हम कि जो बाइलेयर है उसके बारे में क्या है। तो बिकॉज ऑफ देयर सिंपल हाइड्रोफोबिक टेल्स हिडन इनसाइड द स्फेरल्स। देखो लिपिड बाइलेयर्स तो आप सभी को पढ़ा होगा, जहाँ पर हाइड्रोफिलिक रीजन होते हैं, जहाँ हेड रीजन होता है, हाइड्रोफोबिक रीजन टेल रीजन होता है। हाइड्रोफिलिक आपकी वाटर के साथ इंट्रैक्शन करता है, हाइड्रोफोबिक आपके एक दूसरे के साथ फेसिंग में इंट्रैक्शन करता है, जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन करता है। बट हम लिपोसोम के बारे में पढ़ेंगे, तो लिपोसोम क्या चीज़ है। तो लिपोसोम पे यहाँ पर देखो आप, जो हमारी बाइलेयर है वो एज होते हैं, जैसे हमारे ये बाइलेयर है, पूरी बाइलेयर प्रेजेंट है, इसके जो एज है ना बाइलेयर की एज, ये वाले एज लास्ट वाले कोने, इन कोनों में क्या होगा, ये आपस में वाटर के साथ इंटैक्ट कर जाएंगे। देखो जनरली आप सभी को पता होगा हाइड्रोफिलिक रीजन वो वाटर के साथ इंटैक्ट करता है क्योंकि वो पोलर रीजन है, बट हाइड्रोफोबिक रीजन वाटर के साथ इंटैक्ट नहीं करता है। बट जहाँ पर एजेस होते हैं वहाँ पर ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर जाता है, और जब ये एजेस में वाटर के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देगा। उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिपोसोम्स, और लिपोसोम ये बना है लिपिड बाइलेयर से, तब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। इसके पास यहाँ पर 2 हम बोल सकते हैं फैटी एसिड्स की चेन्स प्रेजेंट होंगी, मिसाइल्स में ओनली एक ही चेन प्रेजेंट थी, ठीक है। अब बाकी हमने असिमेट्री के बारे में बात करें, तो व्हाट इज द असिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो असिमेट्री सिंपल बात कही जा रही है कि जो लीफलेट 1 और लीफलेट 2 होता है वो आपस में डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन के आधार पर डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, क्या कंपोजिशन होती है वो मैंने आपको पहले बताई हुई है, बट यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, जो फोस्फोलिपिड सच एज फोस्फेटाइल सेराइन और फोस्फेटाइल इथालोमाइन एंड फोस्फेटाइल जो दो ये हैं, और फोस्फेटाइल inositol are mostly present to the cytosolic leaflet of the lipid bilayers, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो ये लिपिड की बाइलेयर है वो असिमेट्रिकल है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि जो लीफलेट 1 है, लीफलेट 1 का मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये लीफलेट 1 ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला है। तो जो ऊपर वाला आपका लीफलेट है ना, ये कैसा है, ऊपर वाला लीफलेट आपका ये डिफरेंट है, ठीक है, और नीचे वाले लीफलेट से क्यों डिफरेंट है, किस बेस पर डिफरेंट है। तो जो ऊपर वाली साइड आपका क्या प्रेजेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहला है कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स के टाइप्स होते हैं, जिसका पहला टाइप होता है फोस्फेटाइल सेराइन, फोस्फेटाइल इथालोमाइन एंड फोस्फेटाइल आइनोसिटोन। ये 3 जो फोस्फोलिपिड्स हैं ये आपकी बाहर तरफ होंगी, ठीक है, साइटोसोलिक के साइड होंगी। ये जैसे यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पर देखो ये बाइलेयर है, ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर ये बाहर की तरफ होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे ऐसे। और जो दूसरे होते हैं जैसे स्पिंगो माइलिन हो गया या फोस्फेटाइल कोलिन हो गया, वो अंदर की तरफ होंगे, यानी वो ऐसे होंगे अंदर की तरफ, साइटोसोल के अंदर होंगे, साइटोसोल की तरफ फेस कर रहे होंगे। ये साइटोसोल है, ये सारा साइटोसोल अंदर, ओके।
तो सिंपल बात कही जा रही है कि बाइलेयर वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, असिमेट्रिकल है, यानी जिसमें जो हम बोल सकते हैं जितने भी कंपोनेंट हैं वो अलग अलग हैं। लीफलेट 1 में अलग कंपोनेंट है, लीफलेट 2 में अलग कंपोनेंट है, ठीक है। थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में, असिमेट्रिकल के बारे में। तो यहाँ पर देखो ये आपका असिमेट्रिकल के रिगार्डिंग, आप 1-2 बार इसको नोट्स को पढ़ोगे आप समझाओगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कहा है कि जो ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में जो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट्स हैं वो आपको ऊपर दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? स्फिंगोमाइलिन और फोस्फेटाडाइल कोलिन। और जो अंदर की तरफ हैं, ठीक है, साइटोसोल की तरफ वो लीफलेट प्रेजेंट है, वो उसमें क्या चीज़ है? उसमें फोस्फेटाडाइल सेराइन है, फोस्फेटाडाइल इथैलोमाइन है और फोस्फेटाडाइल आइनोसिटोल है। ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो ये जो लीफलेट है ये भाई साइटोसोल से बाहर की तरफ फेस कर रहा है, और ये वाला ये साइटोसोल की तरफ फेस कर रहा है। तो साइटोसोल की तरफ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? फोस्फेटाडाइल सेराइन, फोस्फेटाडाइल इथैलोमाइन एंड फोस्फेटाडाइल आइनोसिटोल। रट लीजिए इन 3 चीज़ों को। और जो नॉन साइटोसोलिक की तरफ हैं, जो साइटोसोल से बाहर की तरफ हैं, वो 2 चीज़ें हैं, स्फिंगोमाइलिन एंड फोस्फेटाडाइल कोलिन। अब थोड़े थोड़े फंक्शन देख लो आप इसके। यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हेन द फोस्फेटाडाइल सेराइन in the plasma membrane moves from cytosolic leaflet to the non-cytosolic leaflet, the platelets able to play its role in the formation of the blood clot। यहाँ बोला जा रहा है जब आपको इंजरी होती है या आपको कट लग जाता है तो अंदर की तरफ मैंने कहा है कौन सी चीज़ प्रेजेंट है? फोस्फेटाडाइल सेराइन प्रेजेंट है। तो जो अंदर की तरफ फोस्फेटाडाइल सेराइन है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, यानी आउटर लीफलेट की तरफ मूव कर जाएगी, तो वो ब्लड क्लॉट करेगी। सिमिलरली एक और फंक्शन है, जो फोस्फेटाडाइल सेराइन है वो मूवमेंट करती है जब साइटोसोलिक से नॉन साइटोसोलिक लीफलेट है तो वो एपोप्टोसिस करेगी। आगे जाकर पढ़ोगे एपोप्टोसिस क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कि मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स का मोशन कैसा है, ठीक है। आप सभी को पता होगा लिपिड मॉलिक्यूल्स कोई एक स्टैटिक या रिजिड चीज़ नहीं है, वो एक रैंडमली चेंज वाली या फ्लूइडिस एक सब्सटेंस लेयर है, ठीक है। लिपिड bilayers is not a rigid and static structure. In the lipid bilayers, lipid molecules can rotate freely around their long axis. रोटेशन मोशन या लेटरल मोशन, ये 2 टाइप का मोशन करता है, ये रोटेशन मोशन करेगा या लेटरल मोशन करेगा। यहाँ पर आप देखो तो जो लेटरल मोशन है उसको सीन करते हैं हम फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये एक टेक्निक है FRAP। FRAP के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं, ठीक है, थ्रू विजुअलाइजेशन करते हैं कि हमको लेटर मूवमेंट दिख रही है। अब लेटर मूवमेंट कैसे हो रही है, यहाँ पर देखो, मान लीजिए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है, यहाँ पर देखो ब्लैक कलर का आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहा है फोस्फोलिपिड का, वो मूव कर रहा है लेटरल डिफ्यूजन से, ऐसे आगे आगे वो मूव कर, अब ये यहाँ तक पहुँच चुका है, पहले ये इधर था, ठीक, अब ये इधर तक पहुँच गया है, तो ये हो रहा है लेटरल डिफ्यूजन, इसको हम बोल सकते हैं लेटरल डिफ्यूजन। और दूसरा जो डिफ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन या ट्रांसवर्स डिफ्यूजन। ये ऊपर लिफलेट में था भाई, ये आ गया नीचे लिफलेट में, तो ये दूसरी मूवमेंट हो गई। एक मूवमेंट होगी कि पहले वाले एक ही लिफलेट 1 में ही मूव करेगा बट लेटरली मूव करेगा, दूसरे में ट्रांसवर्स मूव होगा यानी पहले लिफलेट से दूसरे लिफलेट में चला जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइप का मूवमेंट है। अब मूवमेंट हो कैसे रही है, तो मूवमेंट में यहाँ पर 2 टाइप के चीज़ें होते हैं, जैसे कि होता है फ्लिप एजेस और एक फ्लोप एजेस। अब फ्लिप एजेस एंड फ्लोप एजेस क्या चीज़ें हैं? Although the barrier to the rapid spontaneous flip-flop contribute to the maintenance of the lipid symmetry, other mechanisms must be responsible for regeneration of the lipid symmetry। ठीक है, तो यहाँ पर देखो these activities are classified according to the substrate specificity and requirement of the energy and direction of the transport। Two classes of the transport activities has been described that the responsible ATP dependent transport of lipids। देखो जो लेटरल डिफ्यूजन हो रहा है उसमें कोई भी एनर्जी की नीड नहीं है, सिंपली वो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। बट हमको फ्लिप करना है, हमको मॉलिक्यूल्स को लीफलेट 1 से लीफलेट 2 में लाना है, तो हमको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी वो एटीपी प्रोवाइड करेगा, और जो चीज़ें इसको कन्वर्ट करेंगी वो है कुछ
फ्लिपेजेज है, ये एक प्रोटीन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फ्लिपेजेज हम इसको कहते हैं। दूसरे होते हैं पी टाइप एटीपीएजेज और तीसरे होते हैं आपके फॉस्फेटाइल सेराइन। ये तीन चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं फ्लिप करने में, क्या करने में, फ्लिप करने में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद क्या चीज़ें हैं। तो एक होगा भाई फ्लिपेजेज, दूसरे हैं फ्लोपेजेज। अब फ्लोपेजेज क्या है, फ्लोपेजेज भी सेम एज एटीपी और कैटालाइज फ्लोपेजेज होते हैं जो एवीसी ट्रांसपोर्टर की हेल्प से सिंपली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको लीफलेट 1 से लीफलेट 2 में या लीफलेट 2 में लीफलेट 1 तक। ये सिंपल काम है इसका। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, फ्लूडिडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, चाहे आपका एमएससी का हो चाहे नेट का हो, आपसे पूछेंगे। ठीक है, कि फ्लूडिडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर क्या चीज़ है। ठीक है, तो फ्लूडिडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर में आपको याद रखना है कि जो भी बाइलेयर हमारे पास लिपिड की लेयर है वो डिपेंड कर रही है दो चीज़ों पर। एक तो वो लिपिड कंपोजिशन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, लिपिड कंपोजिशन पर डिपेंड कर रही है। दूसरी ये डिपेंड कर रही है आपकी, ठीक है, पहले लिपिड कंपोजिशन पर डिपेंड कर रही है, दूसरी ये डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। ठीक है, दो बातों पर ही निर्भर कर रही है। तो पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। मान लीजिए लो टेम्परेचर है, ये ध्यान से सुनना आपको, मान लीजिए लो टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है आपके इन्वायरमेंट में। ये स्पेशली अप्लाई होता है पोकियोथर्मल एनिमल्स में, जो एनिमल्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चलते हैं। हाँ, ह्यूमन के बीइंग के केस में ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग के केस में इन्वायरमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है हमारे बॉडी टेम्परेचर पर, ये बॉडी लेयर्स पर। बट जो पोकियोथर्मल एनिमल्स होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वहाँ पर एक केस चलता है। मान लीजिए बहुत कम टेम्परेचर है, उसमें जो आपका जो लिपिड की बाइलेयर्स होंगी वो क्या कर जाएगी, फ्लूइड से कन्वर्ट होकर जेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, दोबारा सुन लो, यदि हमने टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया, लो टेम्परेचर कर दिया, तो जो बाइलेयर लेयर है वो फ्लूइड से जल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्लूइड से जल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया है, तो जो हमारी जो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड और स्टेबल स्ट्रक्चर था वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में। यानी अब उनकी जो बॉन्डिंग थी, या हम बोल सकते हैं उनकी जो पैकेजिंग थी वो लूज हो जाएगी। लूज क्यों होगी, क्योंकि उनके बीच में जो स्ट्रक्चर था, जो हम बोल सकते हैं फैटी एसिड की चेन्स थी, वो हमारी लूज हो जाएंगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर वो एलिवेट कर रहा है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो ओवरऑल मैं निकालूं तो टेम्परेचर पर क्या है, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लूइडिटी भी इंक्रीज हो रही है, और यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्लूइडिटी भी डिक्रीज हो रही है। सिंपल ये बात करना है टेम्परेचर पर। अब दूसरी जो निर्भर करता है, दूसरा ही निर्भर करता है आपकी कंपोजिशन पर। तो कंपोजिशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, आपको सभी याद नहीं रखने हैं। पहला आपको रखना है कि फैटी एसाइल चेन लेंथ इन द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है, पहली ये है कि फैटी एसाइल चेन की लेंथ कितनी है। लेंथ भी फ्लूइडिटी पर निर्भर कर रही है। मान लीजिए कोई ऐसा चेन है जिसमें छोटी चेन है, ठीक है, कैसी चेन है, छोटी चेन है। अब छोटी चेन है तो वो जो रिड्यूस करेगी टेंडेंसी ऑफ द हाइड्रोकार्बन फैटी एसाइल चेन्स टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो फैटी एसिड हमारे पास चेन है वो छोटी सी है, बहुत लंबी चेन नहीं है, छोटी सी चेन है। अब वो छोटी चेन है तो उसमें साथ में जो इंट्रैक्शन होगी वो भी कम हो जाएगी, उसकी आपस में इंट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, और साथ में जो वैन वाल फोर्स लगती है वो भी कम हो जाएगी। जो फोर्सेज ही कम हो जाएगी, ठीक है, तो फ्लूइडिटी आपकी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है। फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी आपकी जल स्टेट से फ्लूइड स्टेट में कन्वर्ट होना है, यानी बहुत लचीलापन आना है, लेस में बहुत लचीलापन, लूजली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में हमको कन्वर्ट करना है। तो जो फ्लूइडिटी है वो टेम्परेचर पर मैंने आपको समझा दी है। अब सिंपल मैं समझा रहा हूँ कि चेन लेंथ पर, मान लीजिए आपकी सब बहुत छोटी चेन है तो आपकी फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो टेंडेंसी है हाइड्रोकार्बन की आपस में इंट्रैक्शन करने की बहुत कम हो रही है, वैन डर वाल्स फोर्सेज नहीं लग रही हैं, तो वो आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा और फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी।
दूसरा डिपेंड करता है सैचुरेटी एंड अनसैचुरेटी। अब देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या सीन है। जो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होता है उसमें क्या होता है, आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। तो जो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होता है या अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होता है वो डिपेंड करता है बॉन्ड्स पर। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर आपका किंक आ जाएगा। किंक मैंने आपको पहले समझाया है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर तो ये एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर भाई क्या आ गया? किंक आ गया, ठीक है। अब ये किंक आ गया, अब इसको पैक करना इजी है या इसको पैक करना इजी है? आप बता सकते हो किसको पैक करना इजी है? तो आप कहोगे कि इसको पैक करना इजी है और ये भी राइट है क्योंकि यहाँ पर किंक आ चुका है। अब हम इसको पैक करेंगे तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लूजली पैक होगा। कोई भी डिसऑर्डर स्टेट है उसको हम पैक करने लगे, कोई बॉक्स है वहाँ पर हमने कुछ जिगजैग जैसा से रखा है, उसको हम जब पैक करोगे तो हमको मुसीबत आएगी। बट कोई जो लीनियर स्ट्रक्चर होगा या सिंगल स्ट्रक्चर होगा उसको पैक करना ईजी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अनसैचुरेटेड है वहाँ पर क्या होता है? किंक आ जाता है, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर आ जाता है। अब डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर आ जाता है तो ये अच्छे से पैक नहीं होता है और ये फ्लूइड रह जाता है, यानी फ्लूइडिटी आ जाती है। दूसरी बात, हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वहाँ पर आपका सिंगल, हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, डबल बॉन्डिंग नहीं होती है, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्डिंग होती है। और सैचुरेटेड के केस में अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो आप सभी को पता होगा आपकी बॉन्डिंग अच्छे से होगी। तो ओवरऑल मैं निकालूं तो सैचुरेशन जो हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उसमें फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। डिपेंड करता है आपकी क्या बोलते हैं इसमें पैकेजिंग में, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो अच्छे से पैक आपकी नहीं होगी तो फ्लूइडी रह जाएगी। ओके, अब तीसरी बात आती है कोलेस्ट्रॉल पर। अब कोलेस्ट्रॉल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोलेस्ट्रॉल हेल्प कर रहा है फ्लूइडिटी में, कोलेस्ट्रॉल वैसा कर रहा है फ्लूइडिटी में, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हुआ, बट कर क्या रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जब टेम्परेचर बहुत कम है, मैंने आपको पहले बताया टेम्परेचर बहुत कम है, तो कोलेस्ट्रॉल करता है क्या है? कोलेस्ट्रॉल आपका प्रिवेंट कर देता है फैटी एसिड चेन को वो बिकम टू बी ए मच रिजिड एंड हेल्प टू मेंटेन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ओके, the presence of the cholesterol increases in the order and rigidity, and presence stabilizes to the extension strength and enhances the saturated fatty acid by van der Waals interactions. ओके, मान लीजिए बहुत कम टेम्परेचर हो चुका, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो चुका है, तो कोलेस्ट्रॉल हेल्प कर रहा है कि जो फैटी एसिड है वो ज़्यादा रिजिड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस ना आ जाए। तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर मेंटेनेंस कर रहा है फ्लूइडिटी को कि वो थोड़ा फ्लूइडी रहे, ज़्यादा वो स्टेबल ना हो। और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, तो जो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? वो एक्सेसिव मूवमेंट को स्टॉप करेगा। अब वो ज़्यादा, हम बोल सकते हैं जो फ्लूइडी नेचर है उसको रिकवर करेगा, अब वो ज़्यादा फ्लूइड भी होने नहीं देगा। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो दो तरीक़ों से हेल्प कर रहा है। एक तो हेल्प कर रहा है कि टेम्परेचर कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम है तो वो जैसे यहाँ पर साथ साथ में यहाँ पर वो क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि प्रिवेंट कर रहा है कि ज़्यादा स्टिफनेस ना आ जाए, ज़्यादा रिजिडिटी ना आ जाए, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है तो ज़्यादा यहाँ पर फ्लूइडी ना हो जाए, उसमें भी वो प्रिवेंट कर रहा है कि ज़्यादा फ्लूइड भी ना होए, मतलब मिनिमम बैलेंस रहे। बैलेंस के लिए कोलेस्ट्रॉल हेल्प कर रहा है। और हेल्प कैसे करता है आप सभी को पता होगा, कोलेस्ट्रॉल एक मॉलिक्यूल से जो बाउंड कर जाता है हमारे फैटी एसिड के हेड रीजन पर वो बाउंड करने के साथ स्पेशली वो बाउंड करता है कोलिन पर। हमने पढ़ा है कोलिन हेड रीजन में होता है, तो कोलिन पर बाउंड करने के बाद वो स्टिफनेस को या रिजिडिटी को डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर पर वो ज़्यादा लूज नहीं होने देता है और लो टेम्परेचर पर ज़्यादा रिजिड नहीं होने देता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट इमेज क्या। अभी काफ़ी लंबा है, आप वीडियो को बाद में देख सकते हो, देखना चाहते हो अदरवाइज देख लो, मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं आपकी इसमें, ये क्या चीज़ है इसके बारे में देख लेते हैं हम। हाँ, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये बेसिक क्लियर होगा तब आप मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को इजी तरीके से कर सकते हो, यदि आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या चीज़ है? तो मेम्ब्रेन प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होती है पेरिफेरल और एक होती है इंटीग्रल। पेरिफेरल
जो बाहर की तरफ होगी, इंटीग्रल जो अंदर की तरफ होंगी। ठीक है, और मेरा अंदर और बाहर से क्या मतलब है, लिपिड की मान लीजिए बाइलेयर है। ठीक है, लिपिड की ऐसे ऐसे आप सभी को पता होगा बाइलेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जो आपकी बाहर तरफ अटैच होंगी, इधर अटैच होंगी, उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं पेरिफेरल। और जो अंदर की तरफ अटैच होंगी, इधर अटैच होगी, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रल, या हम बोल सकते हैं इंटरनल। ठीक है, तो इंटरनल और इंटीग्रल टाइप की, दो टाइप की हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन हो जाती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर बोला गया जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो मोस्टली, हम एग्जांपल लें तो दो टाइप की होती हैं, एक स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन। स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन है, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन है। जनरली प्रेजेंट होती है आरबीसी में। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है स्पेक्ट्रिन, और स्पेक्ट्रिन हेल्प करती है कि आरबीसी की शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करती है। जो एनकायरिन है, एनकायरिन स्पेशली आपके प्रेजेंट होती है आपकी आरबीसी में, जो आपकी मेंटेन करती है फंक्शन और स्ट्रक्चर को, आरबीसी के बाहर ही प्रेजेंट होती है स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन दोनों। अब दूसरे हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन जो है वो हेल्ड कैसे हो रही लिपिड बाइलेयर्स के साथ है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो हमारी जो पेरिफेरल प्रोटीन है उसको निकालना बहुत इजी है, सिंपल। हम उसको पीएच को चेंज कर लो, आयनिक स्ट्रेंथ चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, हम सिंपल तरीके से पेरिफेरल प्रोटीन को हम डिसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो लूजली अटैच होती हैं। बट जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, जो बाइलेयर के अंदर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होती है। वो बाउंड कैसे होती है, किस इंट्रैक्शन के साथ बाउंड होती है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के साथ है। और हाइड्रोफोबिक आप सभी को बताओ अंदर की तरफ होती हैं। अब उसको कैसे हमको निकालना बाहर, उसको हमको बाहर निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हम टेक्निक यूज़ करते हैं, वो है डिटर्जेंट एक्टिंग टेक्निक। डिटर्जेंट में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट डिटर्जेंट यूज़ करेंगे, हम उस लिपिड बाइलेयर में हम उसको रखेंगे, और जो डिटर्जेंट है वो अटैच हो जाता है। जो हमारे यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये प्रेजेंट है। अब हमारे डिटर्जेंट डाल दिया तो डिटर्जेंट आपका ऐड हो जाएगा उस प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक रीजन में। जो हाइड्रोफोबिक रीजन में अटैच हो जाएगी तो वो उसको डिसोसिएट कर देगी लिपिड बाइलेयर कॉम्प्लेक्स से। सिंपली ये बात कहा जा रही है पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी इमेज आ रही है। ये अभी तक चला हुआ है आपका लिपिड बाइलेयर्स के बारे में। नेक्स्ट आपका ये है, ये भी लिपिड प्रोटीन के बारे में ही है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना है, कुछ नहीं यहाँ पर बताया, ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया इसमें, थोड़ा सिंपल सा बताया गया है। यहाँ पर आप देखो तो पेरिफेरल प्रोटीन आपको दिख रही है, ये बाहर की तरफ है। थोड़ा सा मैं आपको इसको और जूम करता हूँ, यहाँ पर देखो आप, ये आपकी पेरिफेरल प्रोटीन है जो आपको बाहर की तरफ दिख रही है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखो पेरिफेरल प्रोटीन के बाद आप यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन भी देख सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो तो ये आपकी जो बाहर की तरफ आपको यहाँ पर दिख रही है, ये आपकी पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दो जो दिख रही हैं, ये बीच वाली, ये आपकी क्या है, इंटीग्रल है। ठीक है, उसके बाद ये भी पेरिफेरल है, ये आपकी लिपिड के साथ इंटरेक्ट में है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, ये भी आपके पेरिफेरल है। ये क्या चीज़ है, मोनोटॉपिक क्या चीज़ है, तो मोनोटॉपिक ऐसी प्रोटीन होती है जो लीफलेट वन को तो कवर कर जाती है, यानी लीफलेट वन के अंदर तो वो घुस जाती है, बट लीफलेट टू को वो पास नहीं कर पाती हैं। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, मोनोटॉपिक प्रोटीन आर दोज प्रोटीन विच कैन पास ओनली सिंगल लीफलेट, उसको बोलते हैं मोनोटॉपिक प्रोटीन्स। बट जो ट्रांस मेम्ब्रेन होती हैं वो लीफलेट वन और लीफलेट टू दोनों को क्रॉस कर जाती हैं। वो कौन सी हैं, वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, वो आपकी यहाँ पर ये दो हैं। ठीक है, ये दो आपकी कौन सी हैं, सिंगल पास और मल्टीपल पास। ये आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये लीफलेट वन और लीफलेट टू दोनों को क्रॉस कर जाएंगी। सिंगल पास में क्या होगा, ओनली ये सिंगल टाइम में बाहर जाएगी। ठीक है, और मल्टी पास में ये देखो डबल ट्रिपल बार ये क्रॉस कर रही है लिपिड बाइलेयर को। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है वो है लिपिड किसका, सिंगल पास का, वो है ग्लाइकोपोरिन। ग्लाइकोपोरिन याद आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो ट्रांस मेम्ब्रेन जो लिपिड हम बोल रहे हैं कि सिंगल पास वाली है, वो दो टाइप्स के पास करती है, या तो वो अल्फा हेलिक्स बनाएगी या बीटा बैरल बनाएगी। तो अल्फा हेलिक्स देखो तो ये राउंड जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, घूम घूम के जा रही है, और बीटा बैरल में ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स बना के अंदर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका ये नोटिस है,
तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आप याद कर सकते हो, लिपिड बिल्ट होता है आइसोप्रोटीन यूनिट से, ठीक है। ये लिपिड एंकर की बात की जा रही है, जो कई ऐसे प्रोटीन हैं वो लिपिड के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। अब लिपिड की जो आइसोप्रोटीन यूनिट्स होती हैं, जो स्पेशली हम बोल सकते हैं फार्नसाइल और गर्नाइल, गर्नाइल फार्नसाइल, ये दो टाइप की हम लिपिड की आइसोप्रोटीन यूनिट हम स्पेशली मानते हैं। एक होती है फार्नसाइल और एक फार्नसाइल गर्नाइल गर्नाइल, ठीक है। ये जो यूनिटें हैं, इन यूनिट्स के साथ अगर प्रोटीन अटैच है तो हम बोलते हैं प्रीनाइलेटेड, ठीक है, प्रीनाइलेटेड प्रोटीन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये अंदर की तरफ होती हैं। और दूसरा मान लीजिए मायरिस्टिक एसिड है, मायरिस्टिक एसिड भी एक हम बोल सकते हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल्स है, उसके साथ यदि प्रोटीन अटैच है तो वो इंट्रासेलुलर में जाएगी, अंदर की तरफ होगी। पालमेटिक एसिड, इसके साथ यदि प्रोटीन अटैच है तो हम बोल सकते हैं फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन्स हैं, वो आपकी इंट्रासेलुलर होती हैं। बट जो जीपीआई है, जीपीआई होती है ग्लाइकोसाइलेट सॉरी ग्लिसरोफोस्फोलिपिड आइनोसिटोल, इसके साथ यदि प्रोटीन लिंक है तो वो सेल सरफेस में होंगी, बाहर की तरफ होंगी, ओके। उसके बाद हाइड्रोपाथी प्लॉट क्या चीज़ है, हाइड्रोपाथी प्लॉट के बारे में तो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने बात की आपकी कि एन अल्फा हेलिक्स सीक्वेंस ऑफ 20 to 25 रेजिड्यू स्पैन्स इन द लिपिड बाइलेयर्स, ओके। टिपिकली मोस्ट ऑफ द रेजिड्यू इन द मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन और ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन्स आर नॉन पोलर एंड ऑलमोस्ट नन ऑफ देम आर चार्ज्ड। हाइड्रोपाथी प्लॉट में हम देखते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रोटीन है वो कितनी है, ठीक है, कितनी प्रोटीन है वो हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन के साथ जुड़ी है और कितनी जो प्रोटीन है वो हाइड्रोफोबिक के साथ जुड़ी हुई है। इसके बारे में हम इंडेक्स में देखते हैं। मान लीजिए द वैल्यू इज नेगेटिव है, वैल्यू नेगेटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, जब पोलर अमाइनो एसिड साइड चेन्स आपकी प्रेजेंट होती है, तब वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। और एंड वैल्यू इज पॉजिटिव फॉर द अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन्स। अगर पोलर साइड चेन्स लगी हुई है, पोलर कहाँ होती है, पोलर आपकी होती है बाहर की तरफ, जैसे हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन होगी तो वैल्यू आपकी नेगेटिव में जाएगी। और यदि आपकी पॉजिटिव वैल्यू में देखना है तो वो आपकी अंदर की तरफ होगी, यानी हाइड्रोफिलिक होगी, जिसको बोलते हैं हाइड्रोपाथी प्लॉट। हाइड्रोपाथी प्लॉट के बारे में हम जरा थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा देखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस से ज़्यादा रिलेट नहीं करता है या हाइड्रोपाथी प्लॉट, पर थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, ज़्यादा नहीं है, एक इमेज है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हम स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर आप देखना है, यहाँ पर देखो हाइड्रोपाथी प्लॉट क्या बोलता है। हाइड्रोपाथी प्लॉट इज अ प्लॉट फॉर द ग्लाइकोफोरिन। मैंने कहा ग्लाइकोफोरिन क्या है, सिंगल प्लास प्रोटीन है। ये हाइड्रोपाथी प्लॉट इज मेजर फॉर रिप्रेजेंटिंग द हाइड्रोफोबिक रीजन्स एंड हाइड्रोफिलिक रीजन्स अलोंग द लेंथ ऑफ टेल्स प्रोटीन्स। जो भी प्रोटीन पास कर रही है लिपिड बाइलेयर को, उसके दो रीजन होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो उस प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन कितनी लेंथ है उसकी, उस लेंथ को हमको फाइंड आउट करने के लिए हमको हाइड्रोपाथी प्लॉट को हमको यूज करते हैं। द प्लॉट हैज बीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन ऑन इट्स एक्सिस एंड हाइड्रोपाथी इंडेक्स ऑन इट्स बाय एक्सिस। बाय कन्वर्टिंग द हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैव इन पॉजिटिव हाइड्रोपाथिक इंडेक्स। आप यहाँ पर ग्राफ में देखो, मान लीजिए हाइड्रोफोबिक आपका रीजन कहाँ पर कोई रेजिड्यू है वहाँ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, और हाइड्रोफिलिक रीजन अगर ज़्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यदि आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्लियर होगा तो आप आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल्स का, यानी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो यदि आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन आपको आते हैं तो। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन क्या है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू बेसिस ऑफ फंक्शंस, कैटालिटिक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो अभी हम कैटालिटिक प्रोटीन और स्ट्रक्चर प्रोटीन तो नहीं कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपके पास कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखते हैं। तो कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, दो टाइप की हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, एक कैरियर और एक चैनल, ठीक है। कौन कौन से आई है, एक आपकी कैरियर आई है, एक आपकी चैनल आई है। अब यहाँ पर देखो आप, कैरियर प्रोटीन कैन बी यूनिपोटर और कोपोटर। जो कैरियर प्रोटीन है, पहले हम कैरियर प्रोटीन का पढ़ेंगे फिर चैनल प्रोटीन का पढ़ेंगे। कैरियर प्रोटीन आपकी कैसे हो सकती है, यूनिपोट हो सकती है, सिम्पोट हो सकती है या एंटीपोट हो सकती है। अब यूनिपोट क्या है, आपका जो सोल्यूट है वो सिंगल पास हो रहा है बाइलेयर में, सिंगली, वो यूनिपोट है।
मान लीजिए दो सोल्यूट आपके डिफरेंट सोल्यूट, दो डिफरेंट सोल्यूट आपके एंटर हो रहे हैं सिंगल आपके सिंगल आपके जो भी हमारा परमीज है, जो भी हमने कैरियर यूज़ किया है उसके साथ, तो वो सिम्पोर्ट हो गया। मान लीजिए एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो एंटीपोर्ट है, ठीक है। यूनिपोर्ट ओनली ए सिंगल नॉन कपल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ यूनिपोर्ट। आपका सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट में होगा कि क्या लिखा है इसमें, कपल ट्रांसपोर्ट इन्वर्ट इनटू आइदर द सिमिल्टेनियस ट्रांसफर सेकंड सॉलिड इन द सेम डायरेक्शन में दो सॉलिड मूव करेंगे, और एंटीपोर्ट में एक मूव करेगा एक तरफ और दूसरा मूव करेगा उसकी अपोजिट साइड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चैनल प्रोटीन के बारे में। तो चैनल प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चैनल प्रोटीन हमारे पास देखो, चैनल और कैरियर, कैरियर में कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन होगा जो मॉलिक्यूल्स को साथ लेके जाएगा, मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा, चल मेरा हाथ पकड़ और चल अंदर, ठीक है, वो करेगा कैरियर काम। और कैरियर और चैनल, चैनल तो कुछ पोर होंगे, वो पोर, उन पोर्स के थ्रू हमारे जो सोल्यूट्स हैं वो मूव करेंगे। चैनल्स हमारे पास लीकी चैनल्स होते हैं या हमारे होते हैं गेटेड चैनल्स होते हैं। गेटेड चैनल्स ऐसे चैनल होते हैं जो परमिट करते हैं कुछ चीज़ों को अंदर जाने के लिए, कुछ चीज़ों को ना जाने के लिए। ये डिपेंड करता है, कुछ स्टिमुलस आएगा तो ओपन हो जाएंगे, कोई स्टिमुलस नहीं आएगा तो बंद रहेंगे। बट लीकी चैनल्स होते हैं जो ऑलवेज थोड़े थोड़े लीक होते रहते हैं, उसका मतलब लीकी चैनल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट फोटो कौन सा है इसके। अब ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे ना हम, तो ट्रांसपोर्ट में हमारे को ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में तो कहाँ चले, यहाँ पर देखो आप, ये प्रोटीन आपको ज़रूरी है, आपको लिखना पड़ेगा एमएससी में ये, ठीक है। हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन में मैंने क्या कहा, को ट्रांसपोर्ट में सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। सिम्पोर्टर में आपके सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंटीपोर्टर में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यूनिपोर्टर में ओनली सिंगली ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। चैनल में आपके मैंने बताया लीकी चैनल होते हैं, गेटेड चैनल होते हैं। लीकी चैनल जो ऑलवेज लीक करते रहेंगे, ऑलवेज ओपन ही रहेंगे। गेटेड चैनल में लीगेंड गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। लीगेंड में कोई न कोई लीगेंड आएगा, लीगेंड आपने पढ़ा होगा, कोई भी हार्मोन हो सकता है, कोई भी आपका स्टिमुलस आ सकता है, जो स्टिमुलस आएगा और आपके चैनल को ओपन करेगा। मैकेनिकल, कोई ना कोई मैकेनिकल स्टिमुलस आएगा। या वोल्टेज, कोई वोल्टेज आएगी, जैसे -90 वोल्टेज, -60 वोल्टेज, जो भी मेम्ब्रेन वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज की वजह से हमारा चैनल ओपन या क्लोज होगा। ओके, ये था आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। यदि आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको क्लियर है तो आप आराम से आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। तो आपको जहाँ तक लग रहा है समझ आ रहा है इसके रिगार्डिंग, ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है मेम्ब्रेन प्रोटीन के समझना। ओके, अब आप लेके चलो इधर, हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पर आप देखो तो ये भी सिंपल बात है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने आई थिंक ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन पढ़ ली, मैंने अब समझाया, आपने पढ़ ली, काफ़ी बच्चों को पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट किस चीज़ों का ट्रांसपोर्ट वो परमिट करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और किस चीज़ों का ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं करती है। तो यहाँ पर देखो, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोफोबिक होगा, यानी वो ऐसा होगा कि पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, यानी नॉन पोलर है, तो उसको हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आराम से अंदर ले लेती है। जिसका एग्जांपल हमारे पास CO2 है, N2 है और बेंजीन है। इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी सिलेक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी, सिंपली अंदर आ जाएंगे। सिंपल किसके अकॉर्डिंग आएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए स्मॉल अनचार्ज बट पोलर है, तो इसको ले लेता है, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हमारे पास वाटर और यूरिया है, इसको भी ले लेता है, बट ज़्यादा नहीं लेता, थोड़ा बहुत ले लेता है। बट अब लार्ज है, अनचार्ज है और हैवी पोलर, नॉन पोलर को तो ले लेगा, कैसा भी हो नॉन पोलर को ले लेगा। बट अब पोलर है, ऊपर से चार्ज भी बहुत बड़ा है, ठीक है, या चार्ज नहीं है बट खुद बहुत बड़ा है, ठीक है। लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज होगा, उसको नहीं लेता है, उसको नहीं लेगा। अब जाएगा कैसे वो, अब उसके पास भी अलग अलग तरीके हैं जाने के भी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैरियर बने, चैनल बने, उसके थ्रू जाएगा ये। ओके, अब चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ATP, एस्पार्टेट, उसको भी नहीं लेगा, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको भी नहीं लेगी। और आयंस को तो लेती ही नहीं है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इनको तो लेगी ही नहीं।
ठीक है। इनको जाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम बैठे हुए हैं, कैरियर बैठे हुए हैं, चैनल बैठे हुए हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बैठा हुआ है, पैसिव ट्रांसपोर्ट बैठा हुआ है। उसके बारे में आप स्टार्ट कर देते हैं हम। तो पहला आपका स्टार्ट होता है, हमारे पास अंदर आता है, वो है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप लिखोगे क्या? तो बहुत इजी, पैसिव ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट आप सभी को पता होगा, विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट। ओके, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में, बाकी कोई चीज़ नहीं, बाकी वही बातें हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर अलोंग द ग्रेडियंट है। पहली बात क्या आ जा रही है? अलोंग द ग्रेडियंट, नॉट अगेंस्ट द ग्रेडियंट है। ये जैसे हम बोल रहे हैं कि हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं अलोंग द ग्रेडियंट। बट अब मैं बात करूँ लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, वो होता है भाई अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ये जा रहा है अलोंग द ग्रेडियंट, यानी डाउन हिल जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब विदाउट द यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, इसमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। इफ द सोल्यूट इज अनचार्ज्ड, मान लीजिए कोई ऐसा सोल्यूट है वो उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू जाएगा? सिंपल, मैंने पहले आपको कहा है बेंजीन वगैरह, वो सिंपल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चला जाएगा। मान लीजिए वहां पर थोड़ा सा चार्ज आ गया, तब वो जाएगा, बहुत तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग तो जाएगा जाएगा, साथ में इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग भी जाएगा। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, उसको तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, बट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग भी जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमको फर्दर हमने क्लासिफाई किया है सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या चीज़ है? सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? मान लीजिए ड्यूरिंग द सिंपल डिफ्यूजन ए सोल्यूट सिंपली डिजोल्व इनटू द लिपिड बाइलेयर। कोई भी लिपिड बाइलेयर है उसमें हमारा जो सोल्यूट है वो डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और अंदर चला जाएगा। कोई भी यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन हमको यूज़ नहीं है, कोई भी कैरियर यूज़ नहीं है, कोई भी यहाँ पर हमारा बोल सकते हैं हम चैनल यूज़ नहीं है। ठीक है। डायरेक्शन हो रही ट्रांसपोर्ट की थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ओके, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जा रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर किया जा रहा है। ठीक है। तो सिंपल है, सिंपल डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन सॉलिड मूव कर रहे हैं, कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारी यूज़ नहीं हो रही है, कोई भी हमारा हम बोल सकते हैं एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, और हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो लिपिड के साथ डिजोल्व होकर अंदर जा रहा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन है सिंपल, मैंने आपको कहा दिया सॉलिड मूव हो रहा है। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का एक टाइप है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑस्मोसिस में सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होती है, इधर सोलवेंट की मूवमेंट होती है, यानी वाटर की मूवमेंट होगी, तभी हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। ये आपकी कैसी मेम्ब्रेन है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, नॉट ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये याद रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्टैटिक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, नॉट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करती है कि अंदर आ जा, और कुछ चीज़ों को बोलती है कि तू बाहर रहे। और जो सेमी परमेबल होता है वो होता है कि सेमी परमेबल का सीन है कि कुछ चीज़ों को तो ले लेगा वो, ठीक है, तो कुछ का मतलब सेमी है कि आधों के लिए है आधों के लिए नहीं है। ठीक है, बट हम सिलेक्टिव यूज करेंगे। सिलेक्टिव वर्ड इज द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। उसके बाद हमने बात की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन की तरह है, बट यहाँ पर एक चीज़ ऐड होगी, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज़ नहीं हो रही थी, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी तो इधर भी यूज़ नहीं हो रही है, एनर्जी वहाँ भी यूज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन के टाइप हैं, बट यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ होंगी। और मेम्ब्रेन प्रोटीन मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में आपको बताया दो टाइप की होती हैं, एक चैनल होता है और एक कैरियर होता है। अब कैरियर प्रोटीन्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टर्स, परमिएजेस बोलते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, बट हम जनरली बोलते हैं परमिएजेस। ये वो सोल्यूट को हाथ पकड़ लेंगे सोल्यूट का, और ये पूरे सोल्यूट को अंदर लेके जाएंगे। चैनल्स कुछ पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू अंदर जाएगा, बट विदाउट द यूज ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी यूज नहीं होगी, याद रखना हमेशा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। कोई एनर्जी यूज नहीं है तभी तो ये पैसिव डिफ्यूजन है ना। अगर एनर्जी यूज हो जाएगी तो ये एक्टिव बन जाएगा। ये पैसिव डिफ्यूजन है, इधर बस कैरियर यूज हो रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आपको हमेशा नोट डाउन करना है, कैरियर हमेशा
एक्टिव भी कर सकते हैं और पैसिव भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट चैनल हमेशा हमारे करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो हमारे कैरियर प्रोटीन्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैं अभी आपको समझा दूंगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैं आगे समझाऊंगा। अब देखो, मैंने कहा कि जो कैरियर प्रोटीन है वो हमारे क्या करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? कैरियर प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्टर्स या परमेजेस नॉन कोवलेंटली बाइंड विद स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑन वन साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे अंडरगो सम कन्फर्मेशन चेंजेस एंड दैट अलाउ टू द मॉलिक्यूल टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑन द अदर साइड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा परमेज है वो मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? नॉन कोवलेंटली, ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्टेबल नहीं पकड़ेगा तो वो टूटेगा नहीं, थोड़ा लूजली पकड़ेगा और वो कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस करके अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा तो वो अंदर कन्फर्मेशन चेंजेस करने के बाद उसको छोड़ देगा अंदर। ठीक है, वो उसने लूजली अटैच किया हुआ है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, जो हमारे पास कैसे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमारे पास जो ग्लूट है, ग्लूट का नाम होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो मेनली ह्यूमन के केस में 14 ग्लूट होते हैं। जो 14 ग्लूट होते हैं, जिसमें से हमने बोला है क्लास 1 में हमारे पास होते हैं ग्लूट 1 टू ग्लूट 14। यहाँ मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसमें हमने क्लासीफाई कर दिया है जो क्लास 1 है। ठीक है, क्लास 1 में ग्लूट हमारे पास हैं ग्लूट 1 टू 4 कोमा ग्लूट 14, ये क्लास 1 का है। ठीक है, उसके बाद हमने किया है क्लास 2। तो क्लास 2 में हमारे पास जितने भी हमारे पास ओड नंबर के हैं, ठीक है, हमने उनको ले लिया है, यानी 5 7 4 तक तो वहाँ क्लास 1 में हो चुका था। अब क्लास 2 में 5 7 9 और 11। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास क्लास 3। क्लास 3 में हमने किया है वाई ग्लूट को क्लासीफाई किया है, वो जितने भी इवन नंबर के हैं। 4 तक तो पहले हो चुका था, यानी 6 8 10 और 12। ठीक है, अब जो मोस्टली हमने पढ़ने हैं, जो आपको आगे भी काम में आएंगे, वो हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास है ग्लूट 1। ग्लूट 1 होता है इरेथ्रोसाइट्स का। ये ग्लूट 1 कहाँ प्रेजेंट होगा? ग्लूट क्या है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इरेथ्रोसाइट, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ग्लूट 2 होगा लीवर में। ग्लूट 3 वो ब्रेन में होगा। ग्लूट 4 जो हार्ट में होगा, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। ये भी याद रखना, ग्लूट 4 जो है वो है इंसुलिन डिपेंडेंट, बाकी इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। ग्लूट 5 जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ओके, अब इसका जो कैरियर का दूसरा एग्जांपल है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। दूसरा एग्जांपल है ये क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो आरबीसी की इसको हम एक हैमबर्गर इफेक्ट भी हम पढ़ा हुआ हमने पहले, हैम्सबर्गर इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट आयंस बाहर निकलता है और इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन अंदर आते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा एक कैरियर प्रोटीन का। अब चैनल प्रोटीन मेडिएटेड क्या है? चैनल प्रोटीन मेडिएटेड हमारे पास कुछ चैनल्स होंगे, उन चैनल्स के अकॉर्डिंग हमारे ट्रांसपोर्ट होगा। चैनल प्रोटीन्स फॉर्म द पोर्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अलाउ द डिफ्यूजन द स्पेसिफिक सॉल्यूट एप्रोप्रिएट साइज एंड साइज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जो बाइलेयर होगा, उस बाइलेयर में मॉलिक्यूल चेंज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पोर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ पोर क्रिएट हो जाए, इन पोर्स के अकॉर्डिंग हमारे सोल्यूट है वो एंटर करेगा। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चैनल्स बोलते हैं। चैनल्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से टाइप के चैनल हैं। हमारे केस में गेटेड चैनल्स, लीकी गेटेड चैनल्स, उसके बाद लिगेंड गेटेड चैनल्स, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स, और जो गेटेड चैनल्स के मैंने आपको टाइप्स बताए हैं वो सारे टाइप यहाँ पर लिख सकते हो आप। उसके बाद जो बेस्ट एग्जाम्पल है चैनल्स का, वो है एक्वापोरिन। एक्वापोरिन आपने सुना होगा, एक्वापोरिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और दूसरा आइनोफोर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्वापोरिन क्या बोलता है। Aquaporin, many animals and plant cells contain the specialized water channels in the plasma membrane to facilitate the water flows called as aquaporins. These are family of transport proteins that allow to the water and few other small uncharged molecules such as glycerol, ammonia to across the plasma membrane. Aquaporin आपके एग्जाम्पल करते हैं होमोटेट्रामर के, और इसमें सेगमेंट होते हैं। कौन कौन सेगमेंट होते हैं? 1 2 3 4 6 ये सेगमेंट होते हैं, और इसमें कुछ लूप्स बने होते हैं, लूप ए, लूप बी, लूप सी, लूप डी और लूप ई। और बीच में एक नप्पा होता है जिसको बोलते हैं NPA। एन का होता है एस्पेराजिन, पी प्रोलिन और
ए से एलानिन, ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारा, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर देखना आप, जो एक्वापोरिन होते हैं वो भी फर्दर है हमारे पास, बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे एक्वापोरिन 1, एक्वापोरिन 2, एक्वापोरिन 4, एक्वापोरिन 5 और एक्वापोरिन 8। ये सभी क्या है, ऑर्थोडॉक्स एक्वापोरिन है। और जो एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 7 और 9 है वो है एक्वाग्लिसरोपोरिन है, ठीक है। ये तो सिंपल बातें हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्वापोरिन 2। अब मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, जो एक्वापोरिन 2 है वो हमारे रिनल रिनल हमारे किडनी के कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट होते हैं। बाकी सभी जो एक्वापोरिन है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वाटर को अंदर या बाहर कर रहे हैं। बट जो चैनल एक्वापोरिन 2 है वो हमारे रिनल कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे ही इसका लिगेंड मिलता है, मैंने आपको कहा है कि जो मैंने पहले भी आपको बताया, चैनल्स के कुछ लिगेंड्स होते हैं, जैसे लिगेंड गेटेड चैनल्स। तो लिगेंड गेटेड चैनल्स एक एक्वापोरिन 2 है। अब एक्वापोरिन 2 का जो लिगेंड है वो होगा हमारे पास एडीएच। कौन सा होगा, एडीएच। आपने पढ़ा होगा एंटी डायरेक्टिक हॉर्मोन्स। मान लीजिए ये हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल्स की एक लेयर है, यहाँ पर हमारे पास क्या बैठा हुआ है, एक्वापोरिन 2 बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, एक्वापोरिन 2 बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास एक हार्मोन आएगा जो एक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। लिगेंड होता है जो भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा या हमारे गेट्स को ओपन करेगा, उसको बोलते हैं हम लिगेंड। तो यहाँ पर एडीएच एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, ये वैसोप्रेसिन हमारा लिगेंड है। ये इसके साथ बॉन्ड करेगा और एक्वापोरिन 2 को एक्टिवेट कर देगा। अब एक्वापोरिन 2 क्या करेगा, ये वाटर की अपटेक करेगा, यानी ये एक्सेस ऑफ वाटर को रिलीज नहीं होने देगा, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ वाटर को रिलीज नहीं होने देगा। आप सभी को पता होगा एंटी डायरेक्टिव हार्मोन का क्या फंक्शन है। एंटी डायरेक्टिव हार्मोन का फंक्शन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अंदर रिटेन करना, ओके, अंदर ज़्यादा पानी को रिटेन करना इन द केस ऑफ एंटी डायरेक्टिव में ज़्यादा यूरिन आउटपुट नहीं होने देना, ओके। बट मान लीजिए एडीएच हार्मोन की कमी होगी, एडीएच हार्मोन टोटली हमारे शरीर में कमी होगी, खत्म हो गया, तो एक्वापोरिन जो चैनल है, एक्वापोरिन जो गेट है वो भी क्लोज रहेंगे। तो हमारा जो वाटर का अपटेक है वो नहीं होगा, और वाटर का अपटेक नहीं होगा तो हमारी जो डायलिसिस है यानी यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी हमें एक बीमारी जाएगी जिसको बोलते हैं इंसुलिन इंसिपिडेंस। उसके बाद हम बात करते हैं आइनोफोर्स की। तो आइनोफोर्स भी कुछ यहाँ पर चैनल्स होते हैं, जो यहाँ पर बेलेनोमाइसिन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माइल्ड आयन कैरियर का, जो ट्रांसपोर्ट करता है पोटाशियम आयन को। और एक होता है इसका आपको नाम याद रखना है, एक बेलेनोमाइसिन है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है पोटाशियम का, और एक आपका मोनेंसिन है जो मोनेंसिन आपकी सोडियम का ट्रांसपोर्ट कर रही है। ग्रामिसिडिन ए भी है जो आपका 15 रेजिड्यू पेप्टाइड होता है, जो आपका ट्रांसपोर्ट करता है, ये परमिट करता है इक्विवेलेंट कैटायंस को, और एनायंस को नहीं करता है। अब हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अपोजिट है आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अंगेस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। वो कैसा था, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये है अंगेस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना हुआ है, यानी ये है अपहिल, अंगेस्ट द कंसंट्रेशन है यानी नीचे से ऊपर जाएगा पानी, ठीक है, जो भी चीज़ है वो नीचे से ऊपर जाएगी, यानी लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि जो कैरियर प्रोटीन है वो दो टाइम से काम करती है, वो एक्टिव भी काम करती है और पैसिव भी काम करती है, बट चैनल हमेशा हमारे पैसिव ही काम करेंगे। तो एक्टिव में कैरियर मैंने आपको बता दी है, ग्लूट के बारे में मैं बताया है, और क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर के बारे में बताया है। अब मैं कैरियर बताऊंगा इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब ये एनर्जी के हेल्प से हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, और एनर्जी के हेल्प से हमारे पास ट्रांसपोर्ट करेगा, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी की हाइड्रोलिसिस से आएगी, या फिर जो पहली जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट से आएगी, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है दो टाइप में, एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी और एक्टिव में सिंपल बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, इसको हम नीचे छोड़ते हैं, पहले हम इसका बैक जो इमेज है वो हम उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लाइड प्रीवियस स्लाइड है, हमको लेनी है न्यू स्लाइड, ओके। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर कर रहे हैं। जो मोस्ट टाइप ऑफ एग्जांपल हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का लें तो वो होते हैं सोडियम पोटाशियम चैनल्स, ठीक है। और जो एटीपीज हमारे यूज़ कर रहे हैं, जो हमने बोला कैरियर प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, वो कौन कौन से कैरियर प्रोटीन्स हैं? बोले एक है पी टाइप, बी टाइप, एफ टाइप, एबीसी टाइप। पी टाइप के होते हैं, पी टाइप जो एटीपीज है तो वो स्पेशली फोस्फोराइलेशन करते हैं। क्या करते हैं? फोस्फोराइलेशन करते हैं, और स्पेशली ये ट्रांसपोर्ट करता है कटाइंस की, जो भी जैसे सोडियम कटाइंस हो गए या पोटाशियम हो गए, वहाँ पर पी टाइप एटीपीज प्रेजेंट होते हैं। ओके, और बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि एग्जाम्पल क्या है? तो पी टाइप एटीपीएजेज आपके सोडियम पोटासियम एटीपीएजेज हैं, ओके, जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एच हाइड्रोजन पॉजिटिव एटीपीएजेज जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंजाई एंड प्लांट्स में। और कैल्शियम एटीपीएजेज जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में। बी टाइप एटीपीएजेज, जो बी टाइप एटीपीएजेज होते हैं वहाँ पर फोस्फोराइलेशन नहीं होती है, और ये बैक्यूलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, यानी बैक्यूल्स की जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो टोनोप्लास्ट है वो बैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, और ये स्पेशली हेल्प करती है हाइड्रोजन आयन की एक्सचेंज में, जहाँ पर ये लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एनिमल के केस में, बैक्यूल्स के केस में, प्लांट के केस में बैक्यूल में प्रेजेंट होती है, और एनिमल के केस में लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेशली हाइड्रोजन आयन की। यदि अंदर हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा कंसंट्रेशन हो चुकी है तो ये हाइड्रोजन आयन को बाहर फेंकेंगे। और एफ टाइप एटीपी स्पेशली आपके प्रेजेंट होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और एबीसी टाइप आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो इसको हम एबीसी की फुल फॉर्म होती है एटीपी बाइंडिंग कैसेट, और ये आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं बेस टाइप ऑफ सॉल्यूट, जैसे आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये जनरली प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। और इसके आगे जाके टाइप भी हैं, बट हमको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या बोलता है, और हम उसको कर देंगे क्लोज, ओके। तो ये भाई सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये क्या बोलता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? सिंपल मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। यहाँ पर देखो, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर देखो तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने क्या कहा, ये एटीपी लेगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ लेंगे। देखो यहाँ पर क्या थी, लो कंसंट्रेशन थी, ठीक है। कैसी कंसंट्रेशन थी? लो कंसंट्रेशन थी। अब लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना है। ऊपर कैसी कंसंट्रेशन थी? ऊपर भाई कैसी कंसंट्रेशन थी? हायर कंसंट्रेशन थी ऊपर, ठीक है। अब लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को जाना है तो एटीपी की जरूरत होगी, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। अब ऊपर कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी, और नीचे होगी कम। अब यहाँ पर सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट लग रहा है, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लग रहा है। अब ऊपर से चीज़ आएगी विदाउट एनर्जी, अब ये नीचे जाएगी। अब जो ये ग्रेडियंट इन्होंने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर ने बनाया, इसके साथ साथ ग्लूकोज हमारा एंटर चला जाएगा डाउन हिल, अप हिल में, ठीक है। दोबारा मैं बोलूँ तो यहाँ पर देखो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में हमारे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन विद हेल्प ऑफ एनर्जी। अब देखो बाहर तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, अब ये दोबारा बैक आएंगे हमारे अंदर की तरफ। अब बैक आएंगे तो बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ये तो सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, यानी विदाउट एनर्जी जा रहे हैं। इसके साथ ही सिम्पोर्टन में ग्लूकोज भी चुपके से साथ साथ में जा रहा है, बट ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी है? बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है। असल में तो इसको एनर्जी चाहिए थी, बट अब इसको एनर्जी अब इसको एनर्जी एटीपी नहीं है इसके पास, तो ये विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ही अंदर घुस रहा है, ठीक है। लाइन पढ़िए। Comparison of the primary and secondary active transport. In the primary active transport, the energy released by ATP hydrolysis. Okay. In the secondary active transport, energy for the engaged the gradient transport of solid comes from electrochemical gradient. यहाँ पर एनर्जी किसके पास आई? ग्लूकोज को तो एटीपी चाहिए था अंदर जाने के लिए, बट इसके पास एटीपी नहीं है, तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना उसके थ्रू अंदर बना कैसे? बाहर अंदर ज़्यादा है, अंदर कम मॉलिक्यूल्स था, बाहर चले गए, बाहर जो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, अब बाहर से अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के साथ साथ ये अंदर जाएंगे ग्लूकोज। दैट्स ऑलराइट। बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, बाकी वीडियो शेयर करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।